फरवरी 2022 में धर्म व भाग्य के ग्रह गुरु आकाश में सूर्य से अस्त हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु के अस्त होने का आने वाले महीनों में आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस उपाय से हम इससे अपनी रक्षा करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। फरवरी 2022 में आसमान में दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। शनि और गुरु दोनों अस्त हैं। शनि जनवरी 2022 से ही अस्त हैं और 27 फरवरी 2022 तक अस्त रहेंगे। अब बृहस्पति भी 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। इन दो बड़े ग्रहों का अस्त होने का आपके जीवन में क्या परिणाम होगा आने वाले महीनों में, इस वीडियो में मैं बृहस्पति के अस्त होने से जो परिणाम होने वाले हैं उस पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। शनि अस्त होने पर क्या परिणाम होंगे और क्या उपाय होता है, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है जो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इसका लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं विस्तार से 12 राशियों पर बृहस्पति के अस्त होने का क्या परिणाम होगा उस पर चर्चा करूंगा और उपाय भी बताऊंगा। शनि बंधन बांधते हैं यानी सीमाओं के ग्रह हैं, वहीं बृहस्पति हमारे बंधन खोलते हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं, नए आसमान देते हैं हमारी ऊंचाई के लिए और उड़ान के लिए। तो बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का अस्त होना क्या परिणाम लाता है। देखिए, बृहस्पति काल पुरुष कुंडली में धर्म के और भाग्य के ग्रह हैं और शनि कर्म के ग्रह हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा क्या बुरा परिणाम आएगा इसका, क्या किसी राशि के लिए अच्छा भी हो सकता है उस पर भी विचार करेंगे, और बुरा तो यह लगभग रहेगा ही बहुत सारी राशियों के लिए। और उपाय क्या करना होगा कि सभी राशि वाले लोगों के लिए इसके परिणाम बुरे होने से उन्हें रक्षा हो सके। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु अस्त कब होंगे, कैसे होते हैं, गुरु के अस्त होने का असर क्या आता है, किस उपाय से रक्षा करें, और यह सब बातें मैं 12 राशियों का राशिफल शुरू करने से पहले ही बता दूंगा जिनमें उपाय भी हैं। अगर यह आप बातें नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल ही सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और अपना व्यक्तिगत राशिफल आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर उपायों के साथ साथ आप समझना भी चाहते हैं कि क्या आपको किन बातों से सावधानी रखनी पड़ेगी, तो आप शुरू के हिस्सों को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब शनि अस्त हो रहे हैं, यानी दशावधि, काल अवधि, ड्यूरेशन क्या होगा शनि और गुरु के अस्त होने का। जैसा मैंने बताया था, शनि तो 27 फरवरी तक अस्त हो ही जाएंगे। अब बृहस्पति 23 फरवरी से अस्त हो रहे हैं और 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे। देखिए, कुछ पंचांग अलग अलग दिन देते हैं अस्त होने का और उदय होने का, लेकिन अलग अलग पंचांगों की स्थिति जो बनाने वाले होते हैं वो धरती से अलग अलग कोणीय यानी एंगुलर पोजीशन से अपने पंचांग की गणना करते हैं। मैं जिस पंचांग को फॉलो करता हूं उसके हिसाब से मैं 23 फरवरी मान रहा हूं गुरु अस्त होने का दिन, और 27 मार्च गुरु उदय होने का दिन मैं मान रहा हूं। अब क्या होता है, अस्त क्यों होता है कोई ग्रह और क्यों होता है, तो हमें कैसे प्रभावित करता है। देखिए, सूर्य से एक निश्चित दूरी के अंदर आ जाने पर, यानी सूर्य की कक्षा के एक निश्चित दूरी के अंदर आने पर ग्रह अस्त हो जाता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग डिग्रीज पे अस्त होते हैं। यानी सूर्य से अगर शनि 15 डिग्री के अंदर आ गया एक राशि में तो शनि अस्त, बृहस्पति अगर 11 डिग्री के अंदर आ गया तो बृहस्पति अस्त माना जाता है। किन पुस्तकों में इसकी चर्चा दी हुई है। देखिए, ज्योतिष की 3 पुरानी पुस्तकें हैं। एक सूर्य सिद्धांत है, दूसरा वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका है, और बृहद जातक और बृहद पाराशर भी है। इन किताबों में इन बातों की चर्चा है। अब ग्रह की शक्ति जो होती है वह सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। महर्षि पराशर इसे ग्रहों की रश्मि कहते हैं। तो जब ग्रह सूर्य से कुछ दूर रहेंगे तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर वह भी चमक सकेंगे और पूरी तरीके से अपना परिणाम दे सकेंगे। महर्षि पराशर कहते हैं सूर्य से ग्रह दूर होते हैं तो अच्छे होते हैं। यानी सूर्य से जब चंद्रमा 180 डिग्री दूर होता है यानी 7वीं राशि में होता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है। वहीं सूर्य के साथ एक ही राशि में आकर बैठ जाता है तो अमावस्या होती है।
इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बाकी ग्रहों की भी स्थिति कैसी रहती होगी। चंद्रमा अमावस्या को बलहीन हो जाता है और पूर्णिमा को पक्ष बल से युक्त हो जाता है। बाकी ग्रह भी ऐसे ही कमज़ोर और मजबूत होते रहते हैं सूर्य से सापेक्ष दूरी यानी रिलेटिव डिस्टेंस के हिसाब से। अब क्या ये बिल्कुल ही बुरी बात है? आप कह सकते हैं गुरु और सूर्य का योग तो बहुत अच्छा होता है, यानी गुरु और सूर्य एक ही राशि में आ जाएं तो अच्छा होगा। हाँ, बात सही है, गुरु को धर्म और ज्ञान का कारक कहा गया और सूर्य तो आत्मा है ही, तो ज्योतिष में इसे धर्मात्मा योग भी कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था आपको, मान लीजिए एक दिया है और उसको हम सूरज के सामने लेकर आ जाएं, तो जितनी देर तक सूरज की डिस्क के सामने दिया है उसका अपना प्रकाश दिखाई नहीं देगा। दिया जब सूरज से कुछ दाएं बाएं दूरी पर रहेगा तभी उसका अपना प्रकाश दिखेगा। इसलिए ग्रहों का कुछ दूर रहना सूर्य से ज़रूरी है। बृहस्पति को अस्त होने का उतना दोष नहीं लगता क्योंकि बृहस्पति और सूर्य परम मित्र हैं, तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी है, जैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे यूँ कह सकते हैं कि गुरु आपके घर आए हुए हैं। अब सांसारिक मामलों के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु अगर आपके घर आ जाएंगे तो फिर आप अपना ऑफिस का काम तो नहीं कर सकते हैं। आपको गुरु के चरणों में बैठकर धर्म चर्चा करनी पड़ेगी और चाहिए भी। इसीलिए सांसारिक मामलों के लिए गुरु सूर्य की युति बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। आध्यात्मिक लाभ के लिए तो बहुत अच्छा है। अस्त ग्रह लेकिन फिर भी बुरा परिणाम तो देता ही है। कुछ पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं ज्योतिष के, जैसे सारावली, उसके 36वें चैप्टर का 9वां श्लोक कहता है अस्तंगतो विरश्मि, यानी जो ग्रह अस्त हो जाता है उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है। फल दीपिका भी एक पुराना ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ है कि अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरह फल देता है, नीच ग्रह सर्वथा बलहीन हो जाता है। पाराशर मुनि कहते हैं कि दग्ध है, मौढ़्य है, इराटिक है और ग्रह जो अस्त हो जाता है वह उसका कारकत्व समाप्त हो जाता है। अब बृहस्पति किस चीज़ का कारक है? बृहस्पति धर्म है और धन है, भाग्य है, हमारी सद्बुद्धि का कारक होता है। तभी बृहद संहिता कहती है कि जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो धर्म का लोप हो जाता है और लोभ की वृद्धि होती है। लोग धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। इन्हीं सब बातों का खतरा है बृहस्पति के अस्त हो जाने का, और यह सभी 12 राशियों के लिए है। बहुत बार लोग ठीक से सोच समझकर काम नहीं करेंगे, धर्म की जगह अधर्म का रास्ता चुनेंगे। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति जब अस्त हो रहे हैं तो वह 2 अलग अलग नक्षत्रों में रहेंगे। यानी बृहस्पति 3 मार्च तक तो राहु के ही नक्षत्र शतभिषा में रहने वाले हैं, जो 3 जनवरी को आए थे। तो बृहस्पति जब अस्त होंगे तो उनकी शुरुआत शतभिषा नक्षत्र से होगी। अब शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु धर्म का कारक नहीं है और बृहस्पति तो धर्म के कारक हैं। इसके बाद 3 मार्च को बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी वह अपने ही नक्षत्र में होंगे। यहाँ यह अच्छा परिणाम देंगे जब अपने नक्षत्र में, यानी उतना दोष नहीं लगेगा जितना शुरू के कुछ दिनों में राहु के नक्षत्र में होने से लगने वाला है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपने चरित्र में, व्यवहार में, कार्यकलापों में संयम की आवश्यकता रहेगी और यू विल हैव टू क्लोजली मॉनिटर योर बिहेवियर एंड नेचर। यह बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होगी कि आप किसी से अगर पब्लिक डीलिंग के कामों में हैं, ख़ास तौर पर जो लोग भी एडवाइज़र हैं, काउंसलर्स हैं, पब्लिक डीलिंग के काम में हैं, फाइनेंस सेक्टर्स में हैं, जुडिशियरी में हैं, इन सब लोगों को तो बहुत ही अधिक संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति इन्हीं कामों को दिखाते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनके लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब क्या उपाय हमको करना चाहिए बृहस्पति के लिए? देखिए, बृहस्पति के लिए वैसे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि सही समय पर और सही अवस्था में ग्रहों का सही उपाय होना चाहिए। बृहस्पति जब अस्त हो रहे हों, यानी अस्त तो सूर्य से ही होंगे ना, तो गुरु गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसमें सूर्य की भी शक्ति होती है और बृहस्पति की भी शक्ति होती है, तो बृहस्पति के अस्त होने का दोष नहीं लगता या बहुत कम लगता है। अब क्या है गुरु गायत्री मंत्र? ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। यह वैदिक मंत्र है, इसे आप कर सकते हैं शुचिता के साथ, साफ सफाई और क्लीनलीनेस के साथ। आप इसकी 1 माला प्रतिदिन करें जब तक बृहस्पति अस्त हैं, तो बृहस्पति के अस्त होने के बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा होती रहेगी। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि 12 राशियों पर बृहस्पति के अस्त होने का क्या प्रभाव आएगा और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य के यानी 9वें भाव के और 12वें भाव यानी खर्च के घर के स्वामी बनते हैं। अब इन बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव से यानी लाभ के भाव से हो रहा है, तो यह गोचर आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन जब बृहस्पति अस्त हो रहे हैं उस समय आपको अपनी इनकम में कमी महसूस होगी। अच्छी बात यह है कि आपके खर्च भी कम हो रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से दान में अगर आप खर्च करना चाहते हैं, कहीं कोई चैरिटी के लिए करना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा समय होगा। इसका परिणाम आपको बाद में मिलेगा। हालांकि मैं यह कभी नहीं कहता हूं कि दान आदमी को भविष्य के लाभ को सोच कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है चैरिटी करने का। मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, उससे भी बृहस्पति के अस्त होने के बुरे प्रभाव में कमी आएगी। हाँ, भाग्य का स्वामी अस्त हो रहा है तो काम में आपको रुकावट आएगी। जो काम चल भी रहे हैं उनमें स्लोनेस आ जाएगी, कामों में धीमापन आएगा। जो नया काम शुरू करना चाहते हैं वह शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो इस समय आपको सावधानी यह रखनी है कि ओवर द बोर्ड नहीं जाना है। ओवरबोर्ड जाकर अगर आप काम करने का प्रयास करेंगे, अत्यधिक प्रयास करेंगे, तो उससे परिणाम कुछ नहीं होगा और आपको खींच बहुत होगी। तो जब तक यहाँ राहु के नक्षत्र में है यानी 3 मार्च तक, तो राहु भी आपके दूसरे भाव से अभी गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव और 11वां भाव दोनों ही धन के भाव हैं, एक जिसमें राहु बैठा है, दूसरा जिसमें बृहस्पति बैठा है। 9वां घर का स्वामी बनता है बृहस्पति यानी स्पेकुलेशन के घर का। किसी तरह के स्पेकुलेशन का काम नहीं करना है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, खास तौर पर हड़बड़ी में, क्योंकि राहु स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज देता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेष राशि के लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो भी मेष राशि के व्यक्ति हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, उन्हें तो बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी मार्च के महीने में, जब यह गुरु अस्त हो रहे हैं, फरवरी अंत और मार्च के महीने में। जो मंत्र मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया है, उस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपको अचानक धन हानि या बीमारी से रक्षा होती रहेगी। वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 10वें कर्म भाव से हो रहा है। बृहस्पति आपके 8वें यानी अचानक किसी तरह के नुकसान के घर, हालांकि समाधि का भी घर कहते हैं उसे, और आपके 11वें यानी इनकम के घर के मालिक बनते हैं। अब इन दोनों भावों के स्वामी का अस्त हो जाना, वह भी आपके कर्म भाव में, कर्म में उठापटक को दिखाता है। नौकरी पेशा लोगों को बहुत सावधानी से अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। अचानक हड़बड़ी में लिए हुए निर्णय आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि राहु का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। ऐसे समय में हमेशा ईगो बढ़ा रहता है, शरीर में भी तकलीफ बढ़ी रहती है, क्योंकि राहु का शरीर के ऊपर से गोचर करना अच्छा नहीं होता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। यहाँ यह भी देखिए कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी 9वें भाव में यानी मकर राशि में जा रहे हैं, जहाँ उन पर राहु की दृष्टि रहेगी और वह शनि के साथ हैं। तो राशि स्वामी 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ रहे हैं और बृहस्पति भी कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं। तो काम धंधे में आपको तकलीफ आ सकती है और भाग्य इस समय आपका बहुत अधिक साथ नहीं देता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक ही उपाय है कि भाग्य के घर में ही शुक्र जा रहे हैं, इसलिए भाग्य को अगर जगाना है तो माता की उपासना कीजिए, या बृहस्पति का जो मंत्र मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इनसे ही आपकी रक्षा होगी, नहीं तो वृष राशि के लिए बृहस्पति तकलीफें बढ़ाती हुई दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 9वें भाव से हो रहा है, जहां वह अस्त हो रहे हैं। अब बृहस्पति आपके लिए आपके 7वें 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी जीवन साथी, व्यापार, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, पिता और राज सम्मान। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इन सब चीज़ों में आपको कमी महसूस होगी। तो पिता की सेहत को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए, या अपने अधिकारी वर्ग से संबंधों को लेकर सचेत रहना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या देखने को मिलेगी। खास तौर पर राहु के नक्षत्र में है और राहु स्वयं आपके 12वें व्यय के भाव में बैठा हुआ है। अचानक से धन का
नुकसान और धन का व्यय अधिक होता हुआ दिख रहा है। काम धंधे में आपको स्लोनेस दिखाई देगी। यहाँ जब 3 मार्च के बाद बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे तब आपको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शुरुआत के 7-8 दिन आपके लिए विशेष परेशानी के हो सकते हैं। हाँ, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या किसी तरह की हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 8वें भाव से हो रहा है और बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब भाग्य के स्वामी ही आपके अस्त हो रहे हैं और वह भी 8वें भाव में। महर्षि पराशर 8वें भाव को कुआं, पाताल, समाधि, निद्रा, अतीन्द्रिय अनुभवों यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का, समाधि का घर मानते हैं। और यहाँ बृहस्पति आपके 6ठे भाव के भी मालिक बनते हैं। 6ठे भाव से हम षड रिपु का विचार करते हैं, यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, यह जो 6 विकार होते हैं हर व्यक्ति में, इनका विचार हम कुंडली के 6ठे भाव से करते हैं। तो 6ठा भाव का स्वामी अगर अस्त होगा यानी यह विकार भी हमारे अस्त होंगे। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए, आध्यात्मिक अनुभवों के लिए, साधना के लिए शायद इससे अच्छा समय इस साल तो नहीं आएगा, लेकिन भाग्य का स्वामी भी तो अस्त है, तो दुनियादारी के कामों के लिए तो अच्छी बात नहीं है। आपको अचानक से अपने भाग्य में कमी महसूस होगी। जो भी काम आप करने जाएंगे उसमें आपको निराशा हाथ लग सकती है। अत्यधिक उपाय करने पड़ेंगे अगर आपको सांसारिक सफलता चाहिए, जो बहुत अधिक उपाय करने के बावजूद भी मन मुताबिक तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक सफलता चाहिए तो बहुत कम प्रयास से बहुत अधिक लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखती है। तो अब मैं कहूँ कि अच्छा है या बुरा, यह मैं आप पर विचार छोड़ता हूँ। आप यह समझिए कि आपको अपना बृहस्पति का यह गोचर कैसा लगा। अच्छा है, फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं या सांसारिक लाभ चाहते हैं। हाँ, अगर किसी तरह के सांसारिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ज़रूर उपाय बता दिया है मैंने। वीडियो के शुरू में ही जो मैंने मंत्र दिया है उससे सांसारिक लाभ भी आपका बचा रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही। तो उस वीडियो में जो मंत्र दिया है उसका जाप करते रहेंगे तो अस्त गुरु आपको अच्छा परिणाम देकर जाएंगे। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं और उन्हीं से अस्त हो रहे हैं, यानी सूर्य के करीब आने से ही तो बृहस्पति अस्त होते हैं। अब बृहस्पति और सूर्य दोनों परम मित्र ग्रह हैं और बृहस्पति आपकी राशि के 5वें भाव यानी धर्म, मंत्र, संतान, इनके अधिकारी बनते हैं। 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां जीवन साथी, विवाह और व्यापार को दिखाता है, हमारी पब्लिक इमेज को दिखाता है। तो विवाह के लिए तो अच्छा समय नहीं कहा जा सकता या शादीशुदा जीवन के लिए भी अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहते हैं गुरु और शुक्र का तारा जब अस्त हो उस समय विवाह नहीं करना चाहिए और वैवाहिक जीवन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किसी तरह की अप्रिय घटना की संभावना होती है, या तो यह मनमुटाव हो सकता है या जीवन साथी की सेहत में अचानक किसी तरह की तकलीफ आ सकती है। यह क्या होगा वह तो आपके जीवन साथी की व्यक्तिगत कुंडली बताएगी, लेकिन इंडिकेशन आपकी कुंडली से ज़रूर मिलता है कि कुछ समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। पब्लिक इमेज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके 7वें भाव में गुरु अस्त हो रहे हैं। तो 7वें भाव में सूर्य का भी होना हमारे स्वभाव में गर्मी ला देता है, और बृहस्पति जो हमें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं उनका अस्त हो जाना फिर सूर्य के बुरे प्रभावों को यानी निगेटिव ईगो से बचने का कोई उपाय बच नहीं जाता। 8वें भाव के भी स्वामी हैं आपके बृहस्पति, उनका 7वें भाव में आना यानी व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए धन का नुकसान हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करें? वीडियो के शुरू में मैंने जो उपाय मंत्र दिया है बृहस्पति का, उसे आप करेंगे तो आपको बचाव होता रहेगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा भाव रोग, शत्रु, ऋण बृहस्पति को विशेष पसंद वैसे ही नहीं है, और बृहस्पति यहाँ अस्त हो रहे हैं सूर्य से, जो आपकी राशि के 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी व्यय और विदेश व स्वास्थ्य में तकलीफ। बृहस्पति आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं क्योंकि आपके 4थे और 7वें भाव के मालिक हैं। 4था भाव यानी सुख भाव, परिवार का भाव, हैप्पीनेस क्वेश्चन आपके लाइफ का, और 7वां भाव यानी विवाह और व्यापार का भाव।
तो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी और धन के नेचुरल कारक होने के कारण बृहस्पति का छठे भाव में अस्त हो जाना सूर्य के द्वारा यह दिखाता है कि आपका व्यय का भाव आपके व्यापार के भाव पर हावी होने वाला है। यानी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, आपके व्यापार में आपको तकलीफ़ें आएंगी, पैसे का अचानक इनफ्लो कम हो सकता है, यह आपको तकलीफ़ हो सकती है। सेहत में भी आपको अपनी और अपने जीवन साथी दोनों के सेहत में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। घर में भी किसी तरह के वाद विवाद से, ख़ास तौर पर किसी तरह के अपने नज़दीकी लोगों से अगर आपका कोई उलझन है या मुकदमे तक अगर बात जाने वाली है तो उससे आप अभी अपने आप को दूर रखिएगा, बचा कर रखिएगा, इसमें आपका नुकसान ही होगा। तो आपकी राशि के स्वामी अभी बहुत अच्छी स्थिति में स्वयं नहीं है और इस समय में बृहस्पति जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का भी अस्त हो जाना और सूर्य का बली हो जाना, यानी आपके 12वें व्यय भाव का बली हो जाना और उसका दबा देना आपके 7वें भाव को, यह दिखाता है कि आपको अभी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। उपाय क्या करें? वीडियो के शुरू में जो मैंने बृहस्पति का मंत्र दिया है और उपाय, उसे करते रहने से रक्षा होती रहेगी। तुला राशि के लिए बृहस्पति विशेष फलदायक ग्रह नहीं माने जाते हैं। आपकी समस्याओं के घर के भी स्वामी बनते हैं, तीसरे व छठे भाव के। यह बृहस्पति आपको मेहनत अधिक करवाते हैं और परिणाम उतना नहीं देते हैं। तो तुला के लिए शुक्र और शनि ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, बृहस्पति तकलीफ बढ़ाते हैं। यहाँ तुला के लिए दो बुरे घरों का, यानी तीसरे व छठे घर के मालिक बृहस्पति का अस्त हो जाना यह दिखाता है कि हमें समस्याएं कम हो जाएंगी। यहाँ अच्छा है आपके लिए बृहस्पति का अस्त होना, क्योंकि जो ग्रह आपको समस्या दे सकता था वह अस्त हो रहा है। और किसके साथ अस्त हो रहा है? आपके 11वें भाव यानी इनकम के घर के मालिक सूर्य के साथ, वह भी 5वें घर में, यानी संतान के घर में। तो क्या सब कुछ अच्छा रहेगा? नहीं। अस्त ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ तकलीफ तो ज़रूर देता है। अगर आपके बुरे घरों का मालिक है तो आपकी तकलीफ़ों में, यानी आपकी प्रॉब्लम्स में वो कमी कर देगा, लेकिन जहाँ बैठा है उस एरिया को प्रॉब्लम बढ़ा देगा। तो संतान भाव से आपको तकलीफ़ आ सकती है, संतान को लेकर कुछ विशेष चिंता करने की स्थिति हो सकती है। जो मैंने वीडियो के शुरू में उपाय दिया है, मंत्र दिया है, उससे तो आप निश्चित तौर पर करते ही रहें। यहाँ प्रयासों में आपके बढ़ोतरी हो जाएगी, भाग दौड़ बढ़ सकती है और यह आपके लिए अच्छी बात रहेगी। तो आप देखेंगे कि आपकी रेजिस्टेंस लाइफ में कम हो रही, यानी आपके विरोधी इस समय आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आप अपने विरोधियों पर हावी हो सकते हैं। कहीं आप विरोधियों के साथ मिलकर कोई किसी जैसे टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपकी किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि आपके विरोधी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, आपकी किस्मत साथ ज़रूर देगी। फिर भी बृहस्पति चूँकि धन के नेचुरल प्लैनेट हैं, तो बृहस्पति का अस्त हो जाना पैसे कमाने के लिए हमारी मेहनत को बढ़ा देता है। तो आपके लिए बाकी ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन मेहनत फिर भी बढ़ रही है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन मेहनत कम नहीं हो रहा। मेहनत तो आपकी बढ़ेगी। हाँ, आपके जीवन में जो रेजिस्टेंस यानी आपकी तरफ जो विरोध हैं वह आपको कम होते ज़रूर दिखाई देंगे। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति आपके दूसरे व 5वें भाव के स्वामी हैं। दूसरा धन, कुटुंब और 5वां संतान और विद्या लक्ष्मी। यहाँ बृहस्पति चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं। चौथा भाव भी हमारे परिवार को और सुख स्थान को दिखाता है, यात्राएं भी देखते हैं। तो बृहस्पति अस्त किससे हो रहे हैं? आपकी राशि के 10वें भाव के स्वामी सूर्य से। 10वां भाव होता है कार्य का स्थान और उससे अस्त हो रहा है आपका परिवार का स्थान, यानी काम के सिलसिले में आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, परिवार से अलग रहने का कारण बन सकता है। या यूं भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को काम की वजह से इतना वर्कलोड रहेगा कि वह अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो लोग भी ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में हैं, किसी तरह की यात्राओं, यानी जैसे किसी ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का समय रहेगा और चिड़चिड़ाहट मन में बनी रहेगी। प्रयासों में कुछ कमी आपको देखने को अपनी मिल सकती है। हो सकता है आप इस दौरान आलसी हो जाएं या आपको अधिक मेहनत करने का मन नहीं करे। तो यह एक स्लंप आता हुआ दिख ज़रूर रहा है। इनकम में भी कुछ कमी दिख रही है। बहुत सारे लोग जो किसी तरह की प्रमोशन की या सडन इनकम की किसी तरह से उम्मीद लगाए बैठे थे,
उन्हें मार्च के महीने में निराशा हो सकती है वृश्चिक राशि के लोगों को, और अपने बॉस से आपको बहुत अधिक अच्छा व्यवहार बनाकर इस समय रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे आपका टकराव हो सकता है। आपकी राशि के ऊपर से केतु जिद का प्लैनेट गुजर रहा है, बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, और वह भी आपके कर्म स्थान के स्वामी सूर्य के साथ। यह सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ईगो ट्रिप की वजह से या आलस की वजह से, इन दोनों वजहों से आपको तकलीफ आ सकती है। तो अपनी पर्सनालिटी में इन दोनों बातों का विचार रखें, और ग्रह को सुधारने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र दिया है उसका जप करते रहें, तो फिर यह गोचर आपको बिना अधिक तकलीफ दिए हुए चला जाएगा। धनु राशि के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं है। आपकी राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं। यह कहीं से भी आपके लिए सुखद समाचार तो नहीं लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी के ऊपर अभी 7.5 भी चल रही है, और राशि के स्वामी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां बृहस्पति मजबूत नहीं माने जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह अस्त होना बृहस्पति का आपको तकलीफ दे सकता है। अस्त भी कौन कर रहा है? आपकी राशि के 9वें भाव के स्वामी, यानी भाग्य व धर्म के स्वामी सूर्य। यहीं से उपाय भी निकल कर आता है। देखिए, सूर्य व गुरु तीसरे भाव में हैं, जहां गुरु अस्त हो रहे हैं। यहाँ दोनों मिलकर 9वें भाव को, यानी धर्म और मंदिर के भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव यात्रा दिखाता है। इस समय अगर आप मंदिर जाते रहेंगे, खास तौर पर शिव मंदिर, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य ज्योतिष में दोनों के देवता शिव कहे गए हैं। विष्णु भी हैं, लेकिन शिव मुख्य रूप से कहे गए। गुरु के रूप में, बृहस्पति के गुरु के रूप में जो देव हैं वह शिव हैं, और सूर्य के भी हैं। तो शिव मंदिर में जाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। अग्नि के रूप में आपको बृहस्पति की उपासना करनी पड़ेगी। बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं, अग्नि के भी पुत्र माने जाते हैं। इसलिए आप यहाँ अगर जो मैंने मंत्र दिया है वीडियो के शुरू में, वह अग्नि का ही, बृहस्पति का गुरु गायत्री मंत्र है, उसका जप करते रहेंगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी। नहीं तो आपको अचानक देखेंगे कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, जो आपकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, अब अच्छी बात यहाँ से यह निकलने वाली है कि अब आपकी 7.5 भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो अब परेशानियों के जाने का समय कहा जा सकता है। यह शायद लास्ट स्ट्रोक हो जो आपको बर्दाश्त करना होगा। उपाय करके इससे भी आप निकल जाइए। मकर राशि के लिए बृहस्पति का अस्त होना कुछ बुरा नहीं है। देखिए, बृहस्पति आपकी राशि के तीसरे 12वें दोनों ही समस्याओं के घर के मालिक बनते हैं, खर्चों के घर के मालिक बनते हैं, और ऐसे में उनका अस्त होना आपकी तकलीफ़ों में कुछ कमी ही लेकर आएगा। और यहाँ वह अस्त भी हो रहे हैं आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव ज़रूर परिवार को दिखाता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, परिवार में किसी से वाद विवाद में ना उलझें। और सूर्य भी वहाँ बैठे हैं, तो दूसरे भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो वाणी भाव में थोड़ी गर्मी आ जाती है, यानी आपके स्वभाव में थोड़ा उतावलापन, चिड़चिड़ाहट और जोश अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत बार हम जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वह बोल जाते हैं। दूसरों पर रोब झाड़ने की आदत देता है दूसरे घर से जब सूर्य का गोचर होता है, जो अभी आपका हो रहा है। सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। दोनों ग्रह मिलकर आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ धर्म के लिए बहुत अच्छा है। 8वां धर्म का भाव होता है, एक्टिवेट हो रहा है गुरु और सूर्य की दृष्टि से। 8वां अचानक किसी तरह के धन लाभ को भी दिखाता है, यह भी हो सकता है आपका। तो मकर राशि वाले लोगों जिनकी 7.5 चल रही है, उनके लिए बृहस्पति का अस्त होना बुरा नहीं है। यह तभी बुरा हो सकता है जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली में बृहस्पति किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में बैठा हुआ है। उस समय जिस स्थान में आपके बृहस्पति आपकी अपनी कुंडली में बैठा है, वहाँ आपको कुछ उठापटक, उथल पुथल देखने को मिल सकती है। नहीं तो इन जनरल आपके लिए तो बुरा होना नहीं है गुरु का अस्त होना। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं है। बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर से ही चल रहे हैं। दोनों धन भाव के स्वामी हैं, यानी दूसरे और 11वें भाव के। आपके 7वें भाव के स्वामी सूर्य द्वारा अस्त हो रहे हैं। 7वां भाव जीवन साथी, व्यापार को दिखाता है, और दोनों ही बैठे हैं आपकी राशि के ऊपर। 7.5 भी चल रही है। यह मल्टीपल फैक्टर्स दिखाते हैं कि बृहस्पति का राशि के ऊपर अस्त होना प्रभाव क्षेत्र में कमी कर देता है। उसमें भी जब सूर्य जैसा ग्रह वहाँ बैठा हो जो प्रभाव देता है और जो आपके व्यापार का स्वामी है। 7.5 चल ही रही है,
कन्फ्यूज़न आपका बढ़ जाएगा और धन के साधनों में आपको कमी होगी। बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह के नए कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले, नई पार्टनरशिप या नए डीलिंग में जाने के पहले आपको बहुत अधिक सोच विचार करना पड़ेगा। हो सके तो गुरु अस्त जब तक है तब तक किसी तरह की नई पार्टनरशिप से आपको साझेदारी के कामों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आपको अचानक तकलीफ़ देखने को मिलेगी। सेहत को लेकर भी आपको तकलीफ़ होगी। पार्टनरशिप में तो ख़ास तौर पर जीवन साथी भी जो हैं वो भी लाइफ पार्टनर कहे जाते हैं, उनसे भी मनमुटाव हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 7.5 की वजह से यह जो गुरु के अस्त होने का प्रभाव है यह निगेटिविटी और बढ़ा देगा। जो वीडियो के शुरू में मैंने उपाय दिया हुआ है गुरु का, उसे आप करते रहें तभी रक्षा हो पाएगी। मीन राशि के लिए गुरु का अस्त होना अच्छा नहीं है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी ही अस्त हो रहे हैं और वह भी कहाँ, आपके 12वें व्यय भाव में, खर्च के घर में, विदेश के घर में। तो खर्च आपका बढ़ जाएगा। किसके द्वारा अस्त हो रहे हैं? आपकी राशि के स्वामी आपके 6ठे भाव यानी कर्ज, झगड़े, लड़ाई के घर के मालिक सूर्य के साथ 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं, जहां सूर्य स्वयं भी बुरा माना जाता है। तो राशि का स्वामी भी बुरा और सूर्य भी 12वां बैठा हुआ है, वह भी 6ठे घर का मालिक होकर यह तकलीफ़ें आपकी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अचानक से कोई बड़ा खर्च आपका आ सकता है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। तो किसी तरह का नया काम बिल्कुल भी नहीं शुरू करना है। एक ही मामले में सिर्फ आपके लिए अच्छा होगा कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक अच्छा समय है। वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। या जो लोग भी ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जैसे ट्रैवल एजेंसी है, पीआर एजेंसी है, बाहर विदेश भेजने का अगर किन्हीं का काम है, रियल एस्टेट का भी काम है, तो उन लोगों के लिए यह समय फिर भी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए यह समय तकलीफ़दायक ही रहेगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए राशि स्वामी का अस्त होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन यह अस्त चूँकि 12वें घर में हो रहा है, धर्म के घर में, तो धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपकी रक्षा बस होती रहेगी। लाभ तो तब भी नहीं होगा, सिर्फ रक्षा हो जाएगी किसी बुरे प्रभाव से। क्या उपाय करें? वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिया है गुरु का मंत्र, उससे करते रहेंगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी। अभी शनि अस्त और गुरु के बाकी उपाय भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, इन्हें देख सकते हैं। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें। ईश्वर हम सबकी रक्षा करें। हरि ओम।